अभी जो पढ़ा था उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। आगे टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। ठीक है, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुसंख्यक क्या होता है और अल्पसंख्यक क्या होता है। देखो, बहुसंख्यक, बहु का मीन्स अधिक और संख्यक का मतलब संख्या, यानी कि जिनकी संख्या अधिक है वे बहुसंख्यक और जिनकी संख्या कम है वे अल्पसंख्यक। अल्प मीन्स कम, संख्यक मीन्स संख्या। तो बहुसंख्यकवाद का मीनिंग क्या होता है कि जो लोग ज्यादा होते हैं संख्या में वो अल्पसंख्यक लोगों पर, यानी कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों पर मनचाहे ढंग से शासन कर सकते हैं, अपनी नीतियों को थोप सकते हैं, उनके जो सोच विचार हैं जिस प्रकार से वो शासन करते हैं बहुसंख्यकवाद की तरह से, वो क्या कहलाएगा? पूरा बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हुआ है तो उसको जान लेते हैं। ये एक लंबा चौड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कई बार 3 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से आया हुआ है। तो देखिए, श्रीलंका 1948 में आजाद होता है, यानी कि भारत से 1 साल बाद श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। 1956 में एक बहुसंख्यक परस्ती कानून बनाया गया था। दरअसल आजाद होने के बाद श्रीलंका में वैसे तो एक लोकतांत्रिक सरकार ही बनी थी, लेकिन 1956 में एक बहुसंख्यकवादी कानून आता है, बहुसंख्यक परस्ती कानून आता है, जो कि सिंहली लोगों के द्वारा लाया जाता है कि सरकार में पूरी तरीका से दबदबा था सिंहली लोगों का, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि 74% जनसंख्या थी सिंहली लोगों की। तो वो एक कानून लाए बहुसंख्यकवादी। उस कानून के मुख्य जो प्रावधान है वो मैंने यहाँ दे रखे हैं। इस कानून के मुख्य 4 प्रावधान हैं। पहला है, तमिलों को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया था, यानी कि तमिलों को दरकिनार कर दिया गया, तमिलों की भाषा को भाषा नहीं बनाया गया है, जबकि यहाँ पर सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी। जितनी भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो होती है, स्कूल कॉलेज होते हैं, सभी जगह और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई है। पहले सिंहली नौकरी लगेंगे, अगर कोई सीट बचती है तो तमिलों का या किसी दूसरे का नंबर बाद में आएगा। तीसरा है, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी, प्रदान करेगी। ठीक है ना, यानी कि सरकार जो है बौद्ध धर्म का ही पक्ष लेगी, उसको बढ़ावा देगी और उसको ही जो है सारी फैसिलिटी जो है बौद्ध धर्म को देगी। अब बौद्ध धर्म क्या है? जो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं वो किस धर्म को अपनाते थे? बौद्ध धर्म को। तो यहाँ पर भी किसका पक्ष लिया गया है? सिंहली भाषियों का। अन्य तमाम सरकारी कामकाजों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी तथा तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। जितने भी और बाकी के जो सरकारी कामकाज थे वहां सभी तमिलों को दरकिनार कर दिया गया, सबको साइडलाइन कर दिया गया है और सिंहलियों को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। अब जब ये कानून आए तो इन कानूनों का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे तमिल लोगों में, अल्पसंख्यक लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। अब देखिए नाराजगी क्या हुआ? इन नए कानूनों के बाद तमिलों की नाराजगी बढ़ती गई, ऑब्वियसली जाएगी। ठीक है ना, जब आप एक घर में 4 रहने वाले, एक घर में 4 लोग रहते हैं, अगर उनमें से 2 को अधिकार मिल जाएंगे, 2 को नहीं मिलेंगे, तो देखो सबको बुरा लगता है। ठीक है, इसलिए तो चैप्टर सत्ता की साझेदारी जो है इसके माध्यम से समझाया गया। तमिलों को लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्मावलंबी, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो तमिलों को लेकर असंवेदनशील है, उनके लिए बिल्कुल भी ये सोच विचार नहीं करते हैं। इन्होंने इनको एकदम साइडलाइन कर दिया है और यहाँ से तमिलों में या शासन को लेकर के, सिंहली शासन को लेकर के बेगानापन जो है बढ़ता चला जाता, अकेलापन उनको महसूस होने लगता है। संविधान में उन्हें सरकारी नीतियों, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। जो नया कानून आया, जो नया संविधान आया, इनमें तमिलों के लिए कोई अधिकार नहीं दिए गए, सारे राजनीतिक अधिकार सिंहलियों ने ले लिए। सरकारी नीतियों से वंचित रखा गया, कोई योजना, कोई पॉलिसी, किसी का लाभ तमिलों को यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा इनको और लगना भी चाहिए। इन कानूनों का परिणाम यह हुआ कि सिंहली और तमिलों के संबंध बिगड़ते चले गए। धीरे धीरे हमने देखा कि तमिलों और सिंहलियों के बीच में जो है तीखी बहस होने लगी और इनके संबंध जो है वो बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल भाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा व रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया जाने लगा। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? तमिल लोगों ने अपने मांग करना शुरू कर दिया, राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया, तमिल भाषा को भाषा बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब देखो, स्वतंत्रता अलग चीज होती है, स्वायत्तता अलग चीज होती है। जैसे कि भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उनमें से मणिपुर, नागालैंड या जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको कुछ अलग से स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि पूरे भारत के पास नहीं है, वो कहलाती है स्वायत्तता। ठीक है, तो अलग से इनको स्वायत्तता दी जाए
और शिक्षा रोजगार में समान अवसर दिए जाएं जैसे कि सिंहलियों को मिले हुए हैं। इन सारी चीजों की मांगों को लेकर के तमिलों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार संगठन बनने लगे। यानी कि 1980 के दशक तक हमने देखा कि इनके बीच में जब तीखी बहस हुई तो उसके बाद इन्होंने अपने कुछ तमिल लोगों ने कुछ संगठन, जैसे इलम का मतलब सरकार होता है, कुछ ग्रुप्स, कुछ संगठन बनाना शुरू कर दिए जिससे कि अपने मांगों को बढ़ा सके, आंदोलन कर सके। दोनों समुदायों के बीच 1980 के दशक में गृह युद्ध शुरू हो गया। इन सारी चीजों की वजह से इनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। अब गृह युद्ध क्या होता है? देखो सर, गृह युद्ध क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। गृह युद्ध का मतलब होता है जब किसी देश में रहने वाले दो समुदाय या दो से अधिक समुदायों के बीच लड़ाई हो जाए या कुछ दंगा हो जाए, वो ऐसा प्रतीत हो जैसे कि युद्ध हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में 1980 के दशक में 1985 के आसपास यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है? गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इस गृह युद्ध का परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्षों के कम से कम हजारों लोग मारे गए, कुछ लोग शरणार्थी बन गए, यानी कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए, बहुत सा आर्थिक नुकसान हुआ और इन सारी चीजों का परिणाम बहुत बुरा हुआ और अंततः ये युद्ध 2009 में जाकर के खत्म हुआ, यानी कि 2009 तक ये युद्ध चला। ठीक है, और इसका ये मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई है बिल्कुल भी। ठीक है।